नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किए गए अपने न्यू फंड ऑफर एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। अगर इसके नाम से आपने अंदाजा लगाया है कि ये कोई आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई फंड है, तो आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। ये फंड एक आईपीओ के रिलेटेड फंड ही है और इसकी जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिसेंटली लिस्टेड 100 कंपनीज में या तो फिर अपकमिंग आईपीओज में। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कोई न्यू फंड ऑफर नहीं है, लेकिन एडलवाइज म्यूचुअल फंड की एक क्लोज एंडेड स्कीम है। इसका नाम है एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1। तो ये जो क्लोज एंडेड स्कीम है इसकी मैच्योरिटी आ चुकी है और एडलवाइज म्यूचुअल फंड इसे ओपन एंडेड स्कीम में कन्वर्ट करने वाली है। तो इसका नाम भी बदल के एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1 से एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड होने वाला है। ये कन्वर्जन से पहले यानी कि क्लोज एंडेड से ओपन एंडेड कन्वर्जन से पहले जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, रिडम्पशन का और होल्ड करने का। रिडम्पशन के लिए 28 मई 2021 से 28 जून 2021 तक का टाइम दिया गया है और उसके बाद जो भी इन्वेस्टर होल्ड करेंगे उसको ओपन एंडेड स्कीम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हमारे एनएफओ के बारे में जानकारी लेने से पहले हमें जानकारी लेनी है ये जो पुराने क्लोज एंडेड फंड है उसके बारे में। तो दोस्तों, एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1 को फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज और अपकमिंग आईपीओज की अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना। तो इस क्लोज एंडेड फंड को 3 साल पूरे हो चुके हैं और 28 जून 2021 को ये फंड मैच्योर होने वाला है और इस फंड ने अपने टाइम पीरियड के दौरान 14.3% का रिटर्न दिया है, जबकि इसके इंडेक्स निफ्टी 500 ने 11.2% का रिटर्न दिया है और इसी फंड को ओपन एंडेड में कन्वर्ट किया जाने वाला है। तो अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में देखिए। इस फंड का जो भी डेटा है वो सारा अप्रैल 30 2021 तक का है। तो यहाँ पर एडलवाइज एमओएफ और निफ्टी 500 की रिटर्न की कंपैरिजन है जो कि 6 महीने की 35.8%, जबकि निफ्टी 500 की 29.4%। उस तरह से 12 महीने और सिंस इंसेप्शन 14.33% और 11.21%। उसी तरह से अगर कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 2019 में एमओएफ ने 14.4% रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने 8.64%। उसी तरह से 2020 और 2021 का जो रिटर्न है वो यहाँ पे दिखाया है। अब हमें देखना है एडलवाइज एमओएफ यानी कि एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड के परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर इस एनएफओ को अलग अलग इंडेक्सेस यानी कि अलग अलग बेंचमार्क के साथ कंपेयर किया गया है। तो इस टेबल पे देना ध्यान दीजिए। यहाँ पर एडलवाइज एमओएफ की कंपैरिजन निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप, मेडन मिड कैप फंड्स, मेडन मल्टी कैप फंड्स के साथ की गई है। तो यहाँ पर पिछले 6 महीने, पिछले 12 महीने सिंस इंसेप्शन, 2018 का रिटर्न, 2019 की, 2020 का और 2021 के रिटर्न की कंपैरिजन दी गई है। तो जैसे कि एडलवाइज एमओएफ ने पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है 35.8%, 12 महीने में 68.9%, सिंस इंसेप्शन 14.33%, 2018 में -13.5%, 2019 में 14.4%, 2020 में 33.8% और 2021 में अब तक का रिटर्न है 15.3%। उसी तरह से बाकी के सारे इंडेक्सेस का रिटर्न यहाँ पे दिखाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एडलवाइज एमओएफ का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। तो ये थी कंपैरिजन एडलवाइज एमओएफ की दूसरे इंडेक्सेस के साथ। अब हमें देखना है कि इस फंड के अंदर टॉप के परफॉर्मर्स कौन से थे और टॉप के डिट्रैक्टर्स कौन से थे, मतलब कि जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है वो, इसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। यहाँ पर कंपनी, लिस्टिंग डेट, रिटर्न सिंस एनएफओ लिस्टिंग और कंट्रीब्यूशन टू एनएवी, इतनी डिटेल्स दिखाई है। तो सबसे पहले डिक्सॉन की बात करेंगे तो इसकी लिस्टिंग डेट है 18 सितंबर 2017। इसका रिटर्न है सिंस एनएफओ लिस्टिंग 524% और इसका कंट्रीब्यूशन है एनएवी में 8.33%। उसी तरह से अंबेर 30 जनवरी 2018, रिटर्न 177%, कंट्रीब्यूशन टू एनएवी 5.55%। उसी तरह से एलटीआई, लालपथ लैब, मेट्रोपोलिस, डीमार्ट, आवास एंड एफएल, ये जो सारे हैं टॉप के परफॉर्मर्स हैं। और टॉप के डिटेक्टर्स की बात करें तो पीएनबी हाउसिंग, इसका रिटर्न है -70%,
क्यूज -37%, कैपेसिटा, एरिका, शंकरा, आरबीएल लैब, टीसीएनएस ब्रांड्स, उजीवन। तो ये थे टॉप के कंट्रीब्यूटर्स एंड टॉप के डिट्रैक्टर्स। अब हम देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, और यहाँ पर जो भी एनएवी डेटा है वो 30 अप्रैल 2021 तक का है। इसमें डेट, पीरियड, स्कीम रेगुलर प्लान, स्कीम बेंचमार्क निफ्टी 500 एंड ऑल्टरनेट बेंचमार्क निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न के बारे में बताया है। तो यहाँ पर रिटर्न्स के साथ साथ अगर उसके अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हो तो उसकी वैल्यू कितनी है ये भी दिखाया है। तो जैसे कि अप्रैल 30, 2020 तक 1 साल होते हैं। तो दोस्तों इस टेबल की जानकारी से हमें पता चलता है कि सिंस इंसेप्शन यानी कि 3 साल के अंदर इस फंड ने अपने इंडेक्स यानी कि अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों अब हम जानकारी लेंगे एडलवाइस एमओएफ के सेक्टर्स एंड स्टॉक्स के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे टॉप होल्डिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स के साथ उसका एयूएम में कितना हिस्सा है ये भी दिखाया है। जैसे कि टॉप पर है टिक्सॉन, परसेंटेज ऑफ एयूएम है 6.9%, एल&टी इन्फोटेक्स 5%, डीमार्ट 4.9%, उसी तरह से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी लाइफ और बाकी सारी कंपनीज का परसेंटेज एयूएम के साथ होल्डिंग्स दिखाया है। ये था परसेंटेज वाइज एयूएम टॉप होल्डिंग्स। अब हमें देखना है सेक्टर एलोकेशन कि कौन कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन दिया गया है। तो फाइनेंशियल को 31%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 17%, टेक्नोलॉजी 15%, फार्मा 13%, प्राइवेट बैंक्स 6%, कैपिटल गुड्स 3%, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर 2%, कंज्यूमर एंड सर्विसेज 2%, ऑटो 2%, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा 1%, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स 1%। इसका मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 36%, मिड कैप में 38% एंड स्मॉल कैप में 26%। एंड स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 5 स्टॉक का कंसंट्रेशन है 25.2%, टॉप 10 का है 44.1% एंड टॉप 20 स्टॉक का है 73.2%। तो दोस्तों ये हो गई सारी बात एडलवाइस मेड एंड अपॉर्चुनिटीज़ फंड सीरीज़ 1 के बारे में, यानी कि ये जो पुराना क्लोज एंडेड फंड था ये सारी जानकारी इसकी थी। अब हमें समझना है आईपीओस की अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे आईपीओ मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में कि कौन से साल में कितने आईपीओस लॉन्च हुए थे। तो 2016 में 27, 2017 में 35, 2018 में 23, 2019 में 14, 2020 में 13, 2021 में अब तक 17 आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं। आईपीओस में लोगों का इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिजनेस का तरीका, उसका रूप रंग पुराने से बदला हुआ है। ये जानकारी आपको समझाने के लिए मैं टेबल का सहारा लूँगा। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सेक्टर है, उसके बाद में उस सेक्टर का ट्रेडिशनल बिजनेस है और न्यू एज बिजनेस का स्टॉक एग्जाम्पल है। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ट्रेडिशनल बिजनेस था आईटी सर्विसेज, लेकिन न्यू एज बिजनेसेस में है डिजिटल, इंटरनेट, गेमिंग एक्सेट्रा। और उसके स्टॉक्स के एग्जाम्पल है नज़ारा, इंडिया मार्ट, एफएल, आईआरसीटीसी, हैप्पीएस्ट माइंड। उसी तरह से टेलीकॉम सेक्टर में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, लेकिन अब इसके साथ हैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वीएएस प्रोवाइडर्स, और जिसके एग्जाम्पल है रूट, रेलटेल। हेल्थ केयर सेक्टर का ट्रेडिशनल बिजनेस था जेनेरिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन अब है डायग्नोसिस, बायोटेक, कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स मैन्युफैक्चरर्स। इसके एग्जाम्पल है मेट्रोपोलिस, ग्लैंड फार्मा, न्यूरेका। उसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर्स। तो हर सेक्टर में ट्रेडिशनल बिजनेस को छोड़कर कुछ नया हो रहा है, उसके रूप रंग तरीका बदल रहा है और जिसमें छुपी अपॉर्चुनिटी का हमें फ़ायदा लेना है। वैसे आईपीओज़ में लोगों का इतना इंटरेस्ट क्यों है? जनरली ऐसा देखा गया है कि सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली बहुत सारे आईपीओज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसकी वजह यह है कि आईपीओज़ जनरली वही कंपनी लॉन्च करती है जिसे अपने अंदर कुछ ग्रोथ दिखता है, जिसे ग्रोथ करने की इच्छा होती है, जिसके पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होते हैं, और ऐसी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आईपीओ लाने वाली सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी होता है। तो अब इस टेबल को देखिए, जिसके द्वारा हम देखेंगे कि आईपीओ स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर कंपैरिजन है सेक्टर की उसके इंडेक्स के साथ। जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसका आईटी इंडेक्स के पिछले 6 महीने और 1 साल का रिटर्न है 5% और 9%, जबकि आईपीओ स्टॉक्स का रिटर्न है 31% और 37%, जो कि डिफरेंस है 26% और 28% का। इसी तरह से फार्मा सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स एंड ऑटो, ये 4 सेक्टर की कंपैरिजन यहाँ पर दिखाई है।
तो यहाँ पर सभी के अंदर आप देख सकते हैं कि आईपीओ स्टॉक्स ने उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है। और ये जो डेटा है वो जनवरी 2018 से लेके अप्रैल 2021 तक का है। दोस्तों, यहाँ पर स्टॉक्स का राइट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी दी है। तो यहाँ पर कंपनी के साथ लिस्टिंग डेट और उसके प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज दिखाया है। जैसे कि लोडा डेवलपर्स लिस्टिंग डेट थी 19 अप्रैल 2021, उसका प्रॉफिट था 22%। बारबेक्यू नेशन लिस्टिंग डेट थी 7 अप्रैल 2021 और प्रॉफिट था 25%। उसी तरह से नज़ारा, कल्याण, सूर्योदय, क्राफ्टमैन और बाकी सारे आईपीओस की लिस्टिंग डेट और उसके प्रॉफिट और लॉस का रिजल्ट यहाँ पर दिखाया है। इसके परफॉर्मेंस की बात करें, 0% से कम रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं 32%, 0 से 15% के बीच में रिटर्न देने वाली कंपनीज है 26% और 15% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं 42%। ये सारे वो स्टॉक्स थे जो कि रिसेंटली लिस्टेड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। बहुत सारे आईपीओस आ रहे हैं, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर अपकमिंग आईपीओ और सेक्टर्स की जानकारी दी है, जैसे कि आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस, डोडला डेयरी कंज्यूमर्स, सेवन आइलैंड शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, सिगाची, जय कुमार, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जोमाटो, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, रोलेक्स रिंग्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, श्रीराम, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारी है। तो ये लिस्ट 30 अप्रैल 2021 तक का है। तो इसमें से 2-4 आईपीओ अब तक आ भी चुके हैं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बाकी है। इसको इस फंड के अंदर शामिल किया जाएगा। तो इस अपकमिंग आईपीओस की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको एडलवाइज म्यूचुअल फंड के जो एनएफओ है, एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आईपीओ में अप्लाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें से बस कुछ लोगों को ही आईपीओ मिल सकता है। तो अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको एडलवाइज के इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। इसके स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड 100 कंपनीज एंड अपकमिंग आईपीओस में से बेस्ट जो 30 से 40 आइडियाज़ होंगे, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फोकस रहेगा ग्रोथ पे एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस पे। स्टॉक सिलेक्शन के टाइम पे बॉटम अप रिसर्च प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। और लिक्विडिटी की बात करें तो पोर्टफोलियो लिक्विडिटी के लिए स्ट्रिक्टली रूल्स बनाए गए हैं। और इसके एसेट एलोकेशन की भी बात करें तो 80% से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ रिसेंटली लिस्टेड 100 कंपनीज और अपकमिंग आईपीओस में। यानी कि जो 100 कंपनीज है तो फिर जो अपकमिंग आईपीओस है उसी के अंदर 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है। 0 से लेके 20% तक इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही होगा, लेकिन ये जो 100 कंपनीज और अपकमिंग आईपीओस के अलावा जो कंपनीज होगी उसी के अंदर होने वाला है। और 0 से लेके 20% इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट स्कीम में हो सकता है। तो ये थी जानकारी इस एनएफओ की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड एसेट एलोकेशन के बारे में। अब हमें देखना है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कैसे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स रहेगा 80 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट, 80 से लेके 100% एक्सपोजर लास्ट 100 आईपीओस में से दिया जाएगा। पोर्टफोलियो में 30 से 40 स्टॉक्स होंगे अक्रॉस द सेक्टर एंड मार्केट कैप, लेकिन स्मॉल कैप एंड मिड कैप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कन्विक्शन के आधार पर परसेंटेज एक्सपोजर सिलेक्ट होने वाला है। और रीबैलेंसिंग की बात करें, फंडामेंटल और बिजनेस एस्पेक्ट के आधार पर इसका टाइम टू टाइम रीबैलेंस होने वाला है। ये थी जानकारी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हमें समझना है प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसके पैरामीटर्स है रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, आरओई, आरओआईसी, वैल्यूएशंस। उसके बाद में होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पोटेंशियल, कंपटीशन एनालिसिस, मैनेजमेंट क्वालिटी, यूज ऑफ फंड्स। फिर होगा साइजिंग एक्सपोजर, बकेट अंडर सेक्युलर साइक्लिक बिजनेस, सेक्युलर अप टू 5%, cyclic up to 3% at the type of investment. Risk management, eye on liquidity, 35% sector limit, internal stock limit. ये पैरामीटर्स है इसके रिस्क के मैनेजमेंट के लिए। तो ये था प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच इस एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब वक्त है इस फंड के फंड फीचर्स को देखने का। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है रिसेंटली लिस्टेड 100 कंपनीज और अपकमिंग आईपीओस में इन्वेस्टमेंट करने का। इसके फंड मैनेजर है भरत लाहौटी एंड भावेश जैन। इसका AUM है 30 अप्रैल 2021 तक 522 करोड़। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एग्जिट लोड की बात करें
तो नए इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट लोड है अगर 180 डेज यानी कि 6 महीने तक कुछ भी रिडेम्पशन या स्विच किया तो 2% और 6 महीने के बाद नील। कन्वर्जन इनटू ओपन एंडेड फंड 29 जून 2021 को कन्वर्जन ओपन होगा और एग्जिट पीरियड था 28 मई 2021 से लेकर 28 जून 2021, यानी कि एग्जिट पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो ये थे इस फंड के फंड फीचर्स। अब हमें देखना है कि इस फंड के अंदर कौन कौन से आईपीओस को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि कौन कौन से आईपीओस को इस फंड के अंदर ऐड किए जाने वाला है, इसके लिस्ट के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर इस कंपनी का लिस्ट है। तो यहाँ पर कंपनी, साइज एट आईपीओ, साइज नाउ, लिस्टिंग डेट, ये पूरा लिस्ट है कि इसी के अंदर से आईपीओ सिलेक्ट किए जाएंगे। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ये सारे आईपीओस को पोर्टफोलियो में शामिल किए जाए, लेकिन जो सिलेक्शन होगा वह इसी में से होगा। दोस्तों अभी जो हमने लिस्ट देखा उसके अंदर जो स्टॉक्स के नाम थे, जो आईपीओस के नाम थे, उसी स्टॉक्स उसी आईपीओ का सिलेक्शन एडलवाइज के इस एनएफओ में होने वाला है। अब हम वो आईपीओस का लिस्ट देखेंगे जिसको इस एनएफओ में, इस फंड के अंदर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर जो लिस्ट है, जैसे कि लोढा, बारबेक्यू, कल्याण ज्वेलर्स, सूर्योदय, क्राफ्टमैन, स्टॉकक्राफ्ट, आईआरएफसी और इस तरह से पूरा लिस्ट दिया गया है। इतने सारे आईपीओस को इस फंड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन आईपीओ के परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के बाद इसमें से कोई भी स्टॉक्स को इंक्लूड करना या ना करना वो फाइनल डिसीजन फंड्स मैनेजर के द्वारा लिया जाएगा। तो हो सकता है जो इंक्लूड में से है उसमें से किसी का सिलेक्शन ना हो और जो अवॉइड वाला लिस्ट है उसमें से भी किसी का सिलेक्शन हो सकता है। इस स्कीम के रिस्क की बात करें तो इसका रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको हमेशा की तरह लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में। कुछ समरी देखें तो यहाँ पर हमने जानकारी ली एडलवाइज म्यूचुअल फंड का जो क्लोज एंडेड फंड था एडलवाइज एमओएफ, यानी कि एडलवाइज मेडन अपॉर्चुनिटीज फंड सीरीज 1, उसको ही ओपन एंडेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हमने एडलवाइज एमओएफ की जानकारी ली, एडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड के बारे में पूरी जानकारी ली और एडलवाइज म्यूचुअल फंड को आईपीओस में इंटरेस्ट क्यों है इसकी भी जानकारी ली उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। जहाँ तक हमें पता है आईपीओ में अप्लाई करने वाले सभी लोगों को आईपीओ अलॉट नहीं होता है। तो अगर फिर भी आप आईपीओस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको बेशक इस एनएफओ में, इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये रेटिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर इस फंड को मेरी तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास ऑनलाइन म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ अपना ऑनलाइन म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट ओपन करें और वो भी बहुत आसान तरीके से। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दी गई है। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।